उद्योग, व्यापार और निर्यात को नई गति देने और क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और चुनौतियों पर मंथन के लिए बनारस इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को वाराणसी के रथ यात्रा स्थित कन्हैयालाल गुप्ता स्मृति भवन में विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय उद्योग, व्यापार एवं निर्यात रहा। सेमिनार में भारत सरकार के सचिव एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल तथा प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रसेनजीत के वसु ने उद्योग एवं व्यापार जगत से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। कार्यक्रम में निर्यात संवर्धन, व्यापार विस्तार, नई औद्योगिक संभावना और सरकार के निर्यात एवं औद्योगिक विकास से जुड़ी पहलों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन बनारस इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने किया। वहीं मुख्य अतिथि श्री संजीव सान्याल का स्वागत हेरिटेज मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ऑपरेशन आकाश राय ने किया। सर, अपना परिचय बताइए। मैं अर्थनीतिविद हूँ, इकोनॉमिस्ट। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रसेनजीत कुमार बासु है। आज के सेमिनार में किन विषयों को बातचीत हुई सर? दो चीजों में बातचीत हुई। एक प्रोसेस रिफॉर्म्स जो केंद्र सरकार कर रहा है, प्रोसेस रिफॉर्म्स, और संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सचिव हैं, उन्होंने बताया प्रोसेस रिफॉर्म्स के बारे में। और मेरा जो स्पीच था वो था चीन के ऊपर। चीन के जो चैलेंज है वो हम कैसे उसको चीन के जो मसला जो जो समस्या चीन के इकोनॉमी पृथ्वी में पैदा किया है, उसके समाधान कैसा कर सकें, उसके बारे में मैंने कहा। पाटन में किसानों और आम नागरिकों ने किया चक्का जाम का प्रयास। खाद, बिजली और बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को लेकर जताई नाराजगी। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में किसानों आम नागरिकों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर चक्का जाम का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने खाद की उपलब्धता, कृषि कार्य के नियमित बिजली आपूर्ति और बढ़ते ट्रैफिक के दबाव से राहत दिलाने की मांग की। शाहपुरा फ्लाईओवर क्षतिग्रस्त होने के बाद हाईवे का ट्रैफिक पाटन से गुजरने के कारण दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पुलिस अधिकारी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि शाहपुरा फ्लाईओवर की स्थिति के कारण पाटन में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है और समस्या के समाधान के लिए प्रशासन, रेलवे, NHAI और MPRDC के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अपर कलेक्टर ने किसानों को खाद के सुचारू वितरण और सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था बेहतर करने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने कहा किसानों और स्थानीय लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। जो शाहपुरा में फ्लाईओवर टूट जाने से जो हाईवे का जो पूरा ट्रैफिक है वो पाटन से होते हुए जा रहा है, जिसमें पाटन के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इसमें जान माल की हानि हो रही है, मवेशी मर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो पुराना हाईवे से जो फाटक से होकर हाईवे जाता था वहीं से होकर गुजरे, जिससे यहाँ एक्सीडेंट रुके। इस तरह की इनकी मांग है। इनसे अभी चर्चा की गई थी और ADM मैडम भी आ रही हैं और जिला कलेक्टर ने बताया है कि रेलवे विभाग को इसमें पत्र भी लिखा गया था और बातचीत इनसे चल रही है और जल्द ही इसका हल निकालेंगे। चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मुख्य मांगे उर्वरक का वितरण, विद्युत वितरण और ट्रैफिक की समस्या है। मैडम, अभी क्या निराकरण निकला है इसमें और किस तरह की इनको समझाई दी जा रही है? अभी सभी के साथ मिलजुल कर बात की जा रही है और उर्वरक का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है और विद्युत कटौती, अघोषित कटौती पे भी अभी रोक लगा के विद्युत चालू की जा रही है। उसका वितरण निर्बाध रूप से किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा। इसके अलावा ट्रैफिक संबंधी बातचीत और वार्तालाप भी हो रहे हैं। उसमें रेलवे और नेशनल हाईवे और MPRDC से मिलके इसका निराकरण किया जा रहा है। मतलब क्या लगता है, क्या किसान आपकी बातों से सहमत है? हाँ, उनके कई ग्रुप हमारे सीधे संपर्क में हैं और मिलजुल कर ही इसका निराकरण किया जा रहा है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश में श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा का आयोजन 20 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। अभियान के तहत जिले में निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार कलश रथ यात्रा निकाली जाएगी। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने अभियान के व्यवस्थित संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान के अंतर्गत
20 अगस्त को जिला स्तर पर कलश वंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद पावन कलश को रथ में रखकर जिले के स्थानीय रविदास मंदिर एवं ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग संत रविदास जी के संदेशों से जुड़ सकें। इनमें स्थानीय संत, गुरु, समाज के प्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कलश रथ 20 अगस्त से 10 सितंबर तक जिले में निर्धारित मार्ग के अनुसार भ्रमण करेगा। भारतीय युवा कांग्रेस ने जबलपुर शहर में विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस पहल के तहत युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि शहर के असंगठित क्षेत्र के कामगारों जैसे सफाई कर्मियों, अन्य मेहनतकश युवाओं की जमीनी समस्याओं को उजागर करेंगे। अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने वाले इन कर्मचारियों के अधिकारों जैसे निश्चित वेतन, पीएफ सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा मानकों की आवाज को प्रमुखता से उठाना है। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राहुल बघेल ने बताया, इस अभियान के अंतर्गत युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि घर घर जाकर लोगों और कामगारों से संवाद करेंगे। वे लोगों की दैनिक समस्याओं और शिकायतों का ब्यौरा दर्ज करेंगे। उनके निवारण के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों जैसे कलेक्टर, नगर निगम अधिकारी, एसडीएम से संपर्क स्थापित करेंगे। युवा कांग्रेस का दावा है, इस पहल से बेहतर जबलपुर के निर्माण में मदद मिलेगी और कामगारों के हितों की रक्षा संभव हो सकेगी। आज भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा बेहतर जबलपुर शहर बुनियाद के कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जिसमें शहर को बनाने वाले, शहर को चलाने वाले उन मेहनतकश युवा, मेहनतकश युवती और मेहनतकश जो लोग हैं, उनको इस समस्याओं को उठाना, उनकी समस्याओं को निराकरण करना, उनकी समस्याओं को मुक्त करना। जैसे हमारे जबलपुर शहर के जो ऑटो वाले लोग हैं, हमारे शहर के जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जैसे हमारे शहर में जो मध्यवर्गीय कामगार लोग हैं जो दूसरों के घरों में जाके काम करते हैं, जैसे हमारे शहर के जो सफाई कर्मी हैं, जो सफाई करते हैं, जिसके कारण जबलपुर शहर बिल्कुल स्वच्छ रहता है। इनके काम की जो निर्धारित कहते पेमेंट हो, इनकम हो, इनकी पेमेंट हो, मिनिमम इनको 30 तारीख को मिले। उस पेमेंट के साथ साथ उनके पीएफ की व्यवस्था हो, पीएफ की व्यवस्था के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनके साथ साथ इनको क्या कहते अच्छे घरों की व्यवस्था हो, और इनकी एक निर्धारित इनकी सुरक्षा निर्धारित की जाए। इसके लिए भारतीय युवा कांग्रेस कल से जबलपुर शहर के घर घर जाने का शुरुआत कर रही है। लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को नोट करेंगे। नोट करने के साथ साथ उसकी समस्याओं को निराकरण किया जाएगा। उन संबंधित अधिकारियों से, संबंधित कलेक्टर हो गए, नगर निगम अधिकारी हो गए, एसडीएम साहब हो गए, तो भारतीय युवा कांग्रेस ने ये अपना एक शुरुआत करने जा रही है बेहतर जबलपुर बुनियाद के कार्यक्रम की। बिल्कुल हम चाहे उनकी मेहनतकश कामगार लोगों की समस्याओं को निराकरण करने के, चाहे हमें धरना करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें क्या कहते भूख हड़ताल में बैठना पड़े, हम हर वो काम करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज हो गई है। बड़वानी से खबर। कलेक्ट्रेट में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 के विरोध में मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। समाज ने विधेयक को संविधान की मूल भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विपरीत बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। दरअसल बुधवार दोपहर 3 बजे के दरमियान बड़वानी में मुस्लिम समाज के लोगों ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के विरोध में प्रदर्शन किया। समाज जन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार सोनू गोयल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने विधेयक को संविधान विरोधी बताते हुए नागरिकों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की। समाजजनों का कहना है 21 जुलाई 2026 को विधानसभा से पारित विधेयक संविधान की मूल भावना के विपरीत है। ज्ञापन में निकाह, विवाह पंजीयन, फर्स्ट कजिन विवाह, बहुविवाह और तलाक से जुड़े प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई। उत्तराधिकार से जुड़े प्रावधानों पर भी समाज ने विरोध जताया। साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग को छूट देने और अन्य समुदायों पर प्रावधान लागू करने को लेकर संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का मुद्दा उठाया। मुस्लिम समाज ने संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की मांग करते हुए कहा कि देश की विविधता और सभी समुदायों की धार्मिक पहचान का सम्मान किया जाना चाहिए। क्या नाम आपका? इदरीस खान, जिला मुस्लिम कमेटी, जिला सदर, जिला मुस्लिम कमेटी, जिला बड़वानी। आज कलेक्टर कार्यालय महिला पुरुष के साथ पहुंचे हैं ज्ञापन देने, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे? मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए जो यूसीसी बिल लाया गया है, उसके विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। किन किन मुद्दों पर बात की? संविधान में जो धारा 25, 26 और 29 है, वो इस बिल के विरोध में है
और हम लोग चाहते हैं कि इसका निराकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारा फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि हम वो तमाम काम जो संविधान के खिलाफ होते हैं उसकी लड़ाई लड़ें। इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। बड़वानी के अलावा भी दूसरी जगहों पर 30 ज्ञापन आज के दिन और अगली 20 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला स्तर के ऊपर इस तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इसके बाद में मध्य प्रदेश लेवल और दिल्ली लेवल तक भी यदि इस प्रोटेस्ट को करना पड़ा तो आगे भी किया जाएगा। जबलपुर से खबर। 9 वर्षीय गुमशुदा बच्ची को मदन महल पुलिस ने सकुशल खोजकर परिजनों को सौंपा। बस स्टैंड चौकी क्षेत्र के पास 9 वर्षीय बच्ची के गुम होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की। बच्ची माता पिता के साथ नरसिंहपुर जिले से झाड़ू बेचने के लिए जबलपुर आई थी। सीएसपी अखिलेश गौर की जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे बच्ची अचानक परिजनों से बिछड़ गई। परिजनों ने तत्काल बस स्टैंड चौकी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चौकी प्रभारी और पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के चलते बच्ची को खोज लिया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए बच्ची को माता पिता के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है, त्योहारों के दौरान बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बच्चों को अकेला ना छोड़ें। उनके गुम होने की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते तलाश की जा सके। सर, एक बच्ची आज गुम गई थी, पुलिस को मिली आज थाना बस स्टैंड चौकी अंतर्गत नौदरा ब्रिज के पास नरसिंहपुर जिले के एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ में झाड़ू के विक्रय के लिए आए थे। लगभग सुबह 11:30 बजे के आसपास उनकी 9 वर्षीय बच्ची के गुम जाने की सूचना बस स्टैंड चौकी प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी सूचना पर चौकी प्रभारी एवं उसकी टीम ने तत्काल सर्च करते हुए बच्ची को सही सलामत बरामद किया और उसके माता पिता को सुपुर्द किया। निश्चित ही यह कार्रवाई बहुत ही अच्छी रही। हम अपेक्षा करते हैं पूरे और सभी से निवेदन भी करते हैं कि सब अपने माता पिता, सब अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और ख़ासकर त्योहारों का समय चल रहा है, इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते समय अपने बच्चों की विशेष सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। बात करें तो किसकी भूमिका रही इसमें चौकी प्रभारी एवं उनकी पूरी टीम के लोग थे जो इस पूरे घटनाक्रम में तत्परता से काम किए और पूरी बस स्टैंड चौकी इसके लिए इनाम की हकदार है। हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में फरार 50,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच और माड़ूताल थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गैंगस्टर शेख आदिल दबोचा। थाना माड़ूताल अंतर्गत अनिराज नायडू की सनसनीखेज हत्या और ग्वारी घाट में हत्या के प्रयास के मामले में फरार था आरोपी। भूलन बस्ती में दबिश देते हुए इनामी आरोपी को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, जिसमें 3 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 4 कट्टे, 2 एयरगन, 1 तलवार, 1 बक्का, 1 चाकू, 54 कारतूस, 68 फायर किए हुए खाली खोखा और 23 नग मोबाइल फोन जब्त। क्राइम ब्रांच और माधोताल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी संगठित अपराध के सरगना कुख्यात बदमाश छोटू चौबे उर्फ सुयश चौबे की गैंग का सक्रिय सदस्य। छोटू चौबे वर्तमान में 2 माह पूर्व NSA के तहत केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल दिनांक 17 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम को एक विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 3 साल से फरार चल रहा हत्या और हत्या के प्रयासों का आरोपी शेख आदिल लॉर्डगंज थाने के अंतर्गत एक घर में छुपा हुआ है। तो इसमें कई टीम्स एक्टिवेट हुई और उस घर को घेर करके जब पकड़ा गया तो उसमें शेख आदिल जो कि नई ओमती का निवासी है, ये वहाँ पर मिला। इसने इसके पोजेशन से हम लोगों को 1 पिस्टल और 4 जिंदा राउंड्स प्राप्त हुए। पूछताछ करने पर इसने ये बताया कि ये कुख्यात बदमाश सुयश उर्फ छोटू चौबे गैंग का मेंबर है। उसके कहने पर ये हत्या और हत्या का प्रयास कर चुका है। इसने पूछताछ में ये एक्सेप्ट किया कि छोटू चौबे के कहने पर इसने माड़ोताल थाने में अनिराज नायडू हत्याकांड को अंजाम दिया था और साथ ही इसी प्रकार से ग्वारी घाट में भी रतन यादव के ऊपर गोलियां चलाई थी। साथ ही इसने ये भी एक्सेप्ट किया कि ये छोटू चौबे गैंग के अंदर हथियारों की खरीद फरोख्त का काम भी करता है और उसने ये बताया कि इसी मकान में
उसके पास में कई सारे और हथियार भी छुपा के रखे हुए हैं। तलाशी लेने पर हमारे को टोटल 10 फायर आर्म्स मिले, जिसमें 3 पिस्टल्स, 4 देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 2 एयर गन्स मिली हैं। साथ ही 3 धारदार हथियार भी मिले हैं, जिनमें तलवार, चाकू, बका ये सब शामिल हैं। साथ ही 54 जिंदा राउंड और 68 चले हुए खाली खोखे प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इसी व्यक्ति का हमें वहाँ पर पासपोर्ट भी मिला था। इसने ये भी बताया कि इसी घर में छोटू चौबे और उसके गैंग के मेंबर्स जब भी फरारी काटते हैं तो जो मोबाइल्स को वो यूज़ करते हैं वो भी वहीं छुपा के रखे हुए हैं। तो ये देखने वाली बात है कि इस अकेले के कब्जे से हम लोगों को 23 मोबाइल्स मिले, जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है। इसी के तहत इस को हम लोगों ने अरेस्ट करके आज पूछताछ की है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या रिमांड भी ली जाएगी? जी, रिमांड ली जाएगी। क्या लग रहा है सर, जिस मकान में ये रुके थे उस मकान मालिक के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? छोटी तौर पर बंद है, लेकिन उसके पिता का भी नाम आया जैसे शेखर चौबे, तो क्या लग रहा है? ये जो मकान है, इसमें आस पड़ोसियों से पूछने पर भी इन लोगों का इतना खौफ देखा गया कि किसी ने इस मकान के मालिक का नाम बताने से मना कर दिया। पर ये पता चला है कि ये मकान वर्तमान में कब्जा छोटू चौबे के पिता का उनका कब्जा है। तो बिल्कुल इसमें उन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार छोटू चौबे गैंग के गुर्दे लगातार पकड़े जा रहे हैं, क्या लगता है आपको इनको पकड़ने पर और खुलासे नहीं होंगे? इसमें और खुलासे होंगे और साथ में इस पूरी गैंग ने मतलब पूरे शहर में काफ़ी आतंक मचा रखा था। इनमें से कई लोगों पर अब एनएसए किया जा चुका है और इनके विरुद्ध अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की गैंग्स को जबलपुर में पनपने नहीं दिया जाएगा। जिला बदर की कार्रवाई नहीं की जाएगी? जो भी ज़रूरत रहेगी, अगर जिला बदर का आवश्यकता लगती है, अगर एनएसए की ज़रूरत लगती है, हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। इसी जानकारी के लिए हम लोग इनकी पीआर ले रहे हैं। तो इनके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, कहाँ से ये लोग लाते हैं और किन लोगों को ये लोग बेचते हैं, इनकी पूरी जो चेन है उसके पीछे हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो उन सभी चीज़ों का खुलासा हम लोग ड्यू टाइम में करेंगे। सर, क्या नहीं लगता कि इतने हथियार अगर ये छुपा के रखे थे, तो इनकी गैंग के सदस्य अगर वहाँ रुकते थे तो इसी का उपयोग करते रहे होंगे? ये बात बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें इन लोगों को और अन्य लोगों को भी पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी, जिसमें आगे और खुलासे होंगे। जबलपुर से खबर। पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय के निर्देशानुसार नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और थाना खमरिया की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। दिनांक 18 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने काले रंग की सुजुकी एक्सेस स्कूटी पर सवार 2 संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों की पहचान शिवम केशरवानी और हर्षित केशरवानी के रूप में हुई है। एडिशनल एसपी आयुष जाखड़ ने बताया, तलाशी लेने पर आरोपियों की बैग से 12 किलोग्राम 766 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 6,38,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया वह ये गांजा संबलपुर ओडिशा के अज्ञात दुकानदारों से खरीदकर ट्रेन के जरिए लाए थे। पुलिस ने गांजा और परिवहन में इस्तेमाल की गई स्कूटी को जब्त करते हुए थाना खमरिया में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 17 अगस्त को क्राइम ब्रांच की टीम और थाना खमरिया इन्होंने एक जॉइंट कार्रवाई की थी, जिसके अंदर रात के समय खमरिया थाना क्षेत्र में एक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक सुजुकी एक्सेस स्कूटी पर 2 लोग आ रहे थे, जिन्होंने पुलिस टीम को देख करके भागने का प्रयास किया। जब उन्हें पकड़कर और पूछताछ की गई तो सर्चिंग में उन लोगों के पास से 12 किलो 766 ग्राम गांजा मिला। इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि ये लोग उड़ीसा के संबलपुर से ये गांजा लेकर के आते हैं और ट्रेन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके और आगे इसे बेच देते हैं। इसके आधार पे हम लोगों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इनके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करके और विवेचना चालू की है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, एक चीज देखने में आ रही, क्राइम ब्रांच पकड़ रही है, लगातार कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन थाने की पुलिस उसी थाने में गांजे पकड़े जा रहे हैं, उसी वहां पे शराब पकड़ी जा रही है, तो थाने की पुलिस क्या कर रही
ये अपने को ऐसा लग सकता है कि मतलब दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन असल में ये होता है कि क्राइम ब्रांच के पास में बहुत अच्छे इनपुट्स आते हैं, तो इसके आधार पर जॉइंट कार्रवाइयाँ की जाती हैं और इसमें दोनों टीम्स का योगदान रहता है। सर थाना तो नजदीक रहता है ना, थाने के पास ज्यादा इनपुट रहना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि थाने के स्टाफ के अंदर मतलब अभी या तो स्टाफ कम है या फिर कोई अदर इशू है, तो इसमें हम लोग क्राइम ब्रांच को इसीलिए बनाया गया है कि कोई भी अगर गंभीर अपराध कहीं पर भी हो रहा है तो वो थानों की असिस्टेंस के लिए है। इसमें इन दोनों के नाम शिवम केसरवानी और हर्षित केसरवानी है। ये दोनों लॉर्डगंज थाने के निवासी हैं। इन दोनों के विरुद्ध पहले से भी एनडीपीएस के अपराध पंजीबद्ध हैं। इनमें से हर्षित के विरुद्ध पहले से एनडीपीएस के 2 अपराध और शिवम के विरुद्ध एनडीपीएस के 3 अपराध हैं, जो कि थाना लॉर्डगंज, बेलबाग और अन्य थानों में हैं। इनके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। सर ये गांजा कहाँ लेके जा रहे हैं? ये लोग रिटेल विक्रेताओं को मतलब आगे बेचने जा रहे थे, तो इनके भी लिंकेजेस की मतलब हम लोग तलाशी ले रहे हैं। ये जहाँ से लेकर आते हैं और जिनको बेचते हैं, दोनों को ट्रेस करके और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। स्कूटी इनसे जब्त हुई है सर, इन्हीं की है या नहीं की है, क्या बताया? इन्हीं लोगों की है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू करीब 6,38,000 रुपए है। जबलपुर से खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की कैश शाखा से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले ने अब गंभीर रूप ले लिया है। डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना की शिकायत के बाद गढ़ा थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस की कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि महिला सहित 2 अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी। मामला उस कैश शाखा से जुड़ा है जहां मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से संबंधित विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब किताब रखा जाता है। शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर करीब 1,63,78,456 रुपए की राशि से जुड़े हिसाब का उल्लेख सामने आया है। वहीं जांच में 67,37,611 रुपए के कथित वित्तीय अंतर की बात सामने आई है। इतनी बड़ी रकम में कथित अंतर सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन में भी हड़कंप की स्थिति बनी है। मामले की सबसे अहम बात यह है कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम सामने आए वे मेडिकल कॉलेज की कैश शाखा से जुड़े कर्मचारी बताए जा रहे हैं। 67 लाख से ज्यादा के कथित अंतर ने बढ़ा इस सवाल। जांच में सामने आए 67,37,611 रुपए के कथित वित्तीय अंतर ने मामले को गंभीर बना दिया। पुलिस अब कैश बुक, रसीद बुक, बैंक स्टेटमेंट, जमा पर्ची, अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान कर रही है। जांच का फोकस ये पता लगाना है रिकॉर्ड में दर्ज रकम और बैंक में जमा वास्तविक राशि के बीच अंतर आखिर क्यों आया। फिलहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की कैश शाखा से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता मामले में 3 आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जबकि मनोहर केवट, साधना चंदौल की तलाश जारी है। अब पुलिस की जांच और रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ पर सबकी नजर है। हालांकि कथित धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी। सर एक बड़ा मेडिकल में घोटाला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 के ऊपर एफआईआर की है और 3 को हिरासत में लिया। पूरा मामला क्या था और क्या सामने आया अभी? थाना गढ़ा में श्री नवनीत सक्सेना अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज जबलपुर के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन पत्र में ये उल्लेखित था कि 2020 से 2025 के बीच में जिन लोगों की कैश सेक्शन में ड्यूटी लगाई गई थी, जिनको मरीज खाता और फीस खाता में पैसे लेकर और संबंधित खातों में जमा करना था, तो इन लोगों के द्वारा जो है मरीजों से और संबंधित छात्रों से राशि प्राप्त की गई, मगर कम राशि बैंक में जमा की गई संबंधित खातों में। इसमें जो जांच कमेटी की रिपोर्ट थी और जो उनके द्वारा जांच में पाया गया था, उसके अनुसार 5 लोग जिनकी ड्यूटी इस काम में लगाई गई थी, जिसमें मनोहर केवट, साधना चंद्रोल, भानु सिंह साक्यवार, अरविंद उर्वे और विशाल सराठे, इन लोगों के द्वारा 2020 से 2025 में अपनी पदस्थापना अवधि के दौरान जो राशि प्राप्त की गई और जो राशि बैंक में जमा की गई, तो प्राप्त और जमा राशि में 1,63,00,000 रुपए का लगभग अंतर पाए जाने से इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस आवेदन पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 535/2026, 316(5), 318(4), 61(2) BNS और 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसमें से 3 आरोपी जिनके नाम भानु सिंह साक्यवार, अरविंद दुर्वे और विशाल सराठे हैं, इन्हें गढ़ा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और वर्तमान में ये पुलिस रिमांड पर है, जिनसे कि आगे के संबंध में और जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इनके द्वारा जो ये अपराध कारित किया गया है, इसमें क्या और लोग इनके साथ हैं। जो राशि गबन की इनके द्वारा प्राप्ति की गई, उस राशि का इनके द्वारा क्या उपयोग किया गया और अन्य जानकारियाँ इस अपराध से संबंध में जुटाई जा रही हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है सर? पूरी घटना को अंजाम दिया है इस तरीके की? अभी तक हमारे जो प्रतिवेदन है उसमें 5 लोगों के विरुद्ध FIR है, जिसमें से 3 लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं। पूरी विधिवत विवेचना करने के पश्चात ही इसमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। अभी जो फरार आरोपी है, फरार आरोपी में जो मनोहर केवट है, ये 2022 में रिटायर हो चुके हैं, इनकी तलाश की जा रही है और साधना चंद्रोल की भी तलाश की जा रही है। अभी हमारे पास जो आरोपी अरेस्ट हैं, इनसे हम आगे की पूछताछ करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और कोई लोग, उनके साथ अन्य लोग भी शामिल थे और जो राशि इनके द्वारा प्राप्त की गई थी और जो गबन के रूप में इन्होंने अर्थलाभ प्राप्त किया है, उसका क्या उपयोग किया गया है, इनके खातों से संबंधित और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। उसमें और जो भी तथ्य इसमें निकल कर सामने आएंगे, उसमें विधि अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में और बड़ा खुलासा हो सकता है। विवेचना में और जो नए तथ्य शामिल आएंगे, निश्चित रूप से उन सभी तथ्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी और कोई यदि आरोपी निकलता है या इसमें और कोई चीज़ें सामने आती हैं तो उससे संबंधित धाराओं का भी इसमें इजाफा किया जाए। अभी तक कितने करोड़ का मामला सामने आ रहा है? जो अभी तक हमारे पास हमें जो लिखित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार करीबन 1,63,00,000 रुपए की शासकीय राशि का गबन का मामला है। सखी पैड बैंक की ओर से बालाजी पैलेस महमूदगंज में भव्य तीज महोत्सव कुड़ी पंजाबी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 80 लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि BHU फैकल्टी की डीन डॉक्टर संगीता पंडित एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बीना नागर एवं ममता राय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नृत्य कला अकादमी के बच्चों ने सलोनी मैम के नेतृत्व में गणेश वंदना प्रस्तुत की। नीरू मिश्रा, सुनीता भार्गव, निशा सिंह, संगीता सेठ, स्वाति सेठ, कुसुम ने कजरी की शानदार प्रस्तुति दी। सोलो डांस में नंदिता रॉय, पूजा चौधरी, दीप्ति सिंह, हेमा, कवलजीत कौर, भूमिका कपूरिया, डॉली श्रीवास्तव एवं दीपिका कक्कड़ ने पंजाबी गीतों पर प्रस्तुतियां दी, जबकि सपना कपूर ने भी मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। गीता भार्गव, फाउंडर हूँ सखी पैड बैंक की। आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? बस सबको पता है सावन का महीना चल रहा है, सावन मीन्स भगवान शिव का महीना चल रहा है, साथ में लेडीज़ के सजने संवरने का टाइम चल रहा है, तो लेडीज़ के लिए हमने तीज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। आज की थीम क्या है? आज की थीम है पंजाब दी कुड़ी। जो हमारा तीज प्रोग्राम है, इसमें हमने एक पंजाबी थीम रखी है, जिसमें सब लोग बिल्कुल पंजाबी कुड़ी बन के आए हैं। हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड, हमारे गेम राउंड, हमारी सोलो डांस कंपटीशन, हमारा तीज क्वीन कंपटीशन सब पंजाबी कुड़ी पर है। और कितनी महिलाएं शामिल होंगी? लगभग 80 लोग आज प्रेजेंट हैं। क्या संदेश होगा तीज को लेकर के? बिल्कुल, लेडीज़ तो वैसे अपना सारा समय घर में ही बिताती हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और हमें स्वयं को भी बदलना है। बाहर निकलिए, अपने एंजॉय का काम करिए, जो आपको पसंद आए वो काम करिए। तो हर घर में अब लेडीज़ ने अपना एकदम रुख चेंज कर लिया है। नया मोहल्ला स्थित मदरसा फलादा रैन के सामने रहने वाले शान जूस परिवार के बच्चे ने किया मुकम्मल कुरान। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम और दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 15 वर्षीय फरहान रज़ाक कादिर के कुरान पाक मुकम्मल करने पर उसका सम्मान किया गया। फरहान रज़ाक कादिर ने महज 15 वर्ष की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर मुकम्मल किया है। बताया गया उन्होंने बरेली शरीफ में आला हजरत के उर्स के दौरान दारुल उलूम अहले सुन्नत मरकजी में कुरान अजीम मुकम्मल किया और उसके बाद जबलपुर लौटे। कार्यक्रम में फरहान की दस्तारबंदी कर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर मौजूद लोगों और समाजजनों ने फरहान और उनके परिवार को मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में उलमा किराम की मौजूदगी में कुरान पाक और पैगंबर हजरत मोहम्मद की वलादत के संबंध में विशेष बयान भी हुआ। कार्यक्रम के दौरान शहर में अमन, चैन, भाईचारे, खुशहाली के लिए दुआ की गई। आयोजकों ने फरहान के उज्जवल भविष्य और उनके परिवार के लिए खैर और बरकत की दुआ करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों की कामयाबी समाज के लिए खुशी और प्रेरणा का विषय है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी हजरात को ये इत्तला दी जाती है कि हमारे अहले नया मोहल्ला के ये 16 साल का जो 17 साल का मेरे बाजू में बच्चा खड़ा हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। ये जो उर्स आला हजरत का हुआ है बरेली शरीफ में, ये बच्चा वहाँ पहुँचकर इसी साल वहाँ पे इसका कुरान अजीम मुकम्मल हुआ।
वहाँ पर उसकी दारुल उलूम अहले सुन्नत मरकज़ी में दस्तारबंदी हुई। वो यहाँ जबलपुर तशरीफ़ लाया। मदरसा फलादारन के सामने इनका दौलत खाना है, गरीब खाना है। अल्लाह ताला इनके कुरान को हमेशा के लिए हिफाजत में रखे और इनके घर में खैर बरकत अता फरमाए और कुरान अजीम की बरकत से इनके ख़ानदान वालों की बख्शिश और आवाम की भी बख्शिश फरमाए। उसी सिलसिले में आज यहाँ नया मोहल्ला फलादारन मदरसे के सामने एक प्रोग्राम रबीउल अव्वल शरीफ का सरकार की आमद पर और इस बच्चे के हिफ्जुल कुरान पर दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें हमारे बीच हुजूर मुफ्ती आज़म अलहाज डॉक्टर मुशाहिद रज़ा सिद्दीकी साहब आएंगे, इस बच्चे की दस्तारबंदी करेंगे। उसके बाद जनाब मुफ्ती आज़म नईम अख्तर मिसबाही साहब हनफी साहब, वो यहाँ उनका खुसूसी बयान होगा कुरान अजीम पर और नबी की वलादत पर। आप सभी हज़रात उसको भी समाअत फरमाएंगे। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं इनके हिफ्ज़ को हिफाजत फरमाएं और उस कुरान अजीम की बरकत से हम सब अमन व अमान में रहें। हमारा शहर जबलपुर अमन और शांति कायम रहे, सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, हम सब खुशहाल रहें। अल्लाह तबारक व तआला से यही मेरी दुआ है। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अशफाक अहमद कादरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।